नमस्कार मित्रों। आज हम लोग वुमेन्स राइट्स लाइबिलिटी एंड रेमेडीज विषय के पार्ट 2 में मध्यकालीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व सांस्कृतिक स्थितियों पर उपलब्ध प्राइमरी सोर्सेज व साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर हम लोग मध्ययुगीन भारत में महिलाओं की तमाम स्थितियों पर चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग प्राचीन भारत में महिलाओं की जो तमाम उनके अधिकार, उनके कर्तव्य रहे हैं, उस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग मध्ययुगीन भारत पर अपनी पूरी बातचीत करेंगे। सल्तनत काल के पूर्व से ही सती प्रथा ने पूरे देश में अपनी जड़ें जमा ली थीं। महिलाओं को गुलामों की तरह देखा जाता था, गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। उनसे सभी प्रकार के कठिन से कठिन, गंदे व बुरे कार्य कराए जाते थे और सल्तनत काल से पूर्व तक पराशर स्मृति व पोस्ट मनु कोड ऑफ लॉ सामाजिक रूप से इनको अभी भी मान्यता मिली हुई थी। रॉयल कोर्ट्स में नर्तकियों ने तथा मंदिरों में देवदासियों की भरमार हो गई थी। इस देवदासी प्रथा का ये आलम था कि मंदिरों में देवदासियों के साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों को आयोजित किया जाता था। यहाँ तक कि सती प्रथा ने भारत में कस्टम का रूप ले लिया था और यह जावा, सुमात्रा व बाली में भी अपना स्थान बना चुकी थी। ब्राह्मणवाद में सती प्रथा को काफ़ी ग्लोरीफाई और आइडियल तरीके से प्रस्तुत किया गया, लेकिन ब्राह्मण स्त्रियों पर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। यह इसका सबसे सर्वाधिक जो प्रचलन होता था वह जितने भी रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी उनमें हुआ करता था। हालांकि बाद में ब्राह्मण स्त्रियों को भी सती प्रथा पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे, जो उनको वर्जित किया गया था सती प्रथा करने के लिए, उसे उनको मुक्त कर दिया गया और ब्राह्मण स्त्रियां भी सती प्रथा का पालन करने लगी। जयामती जो पेशे से एक नर्तकी थी, कश्मीर के उच्छला राज्य में वह वहाँ के राजा की पत्नी बनी। वह अपने विवेक और अपने सहृदयता के लिए जानी जाती थी। उसके पति की मृत्यु के उपरांत उसे जबरन सती होना पड़ा था। सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, लेकिन यह बात तय है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू महिलाओं से बेहतर थी। मुस्लिम महिलाओं को अपने पिता या अपने पति के संपत्ति में अधिकार लेने की पूरी आज़ादी थी। इसके साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह की इजाज़त थी तथा सती प्रथा से मुस्लिम महिला पूरी तरह से अछूती थी। पूरी तरह से सती प्रथा मुस्लिम समाज में प्रतिबंधित हुआ करती थी। इस काल में बहुविवाह व लिव इन रिलेशनशिप जैसी व्यवस्था अपने धड़ल्ले से चल रही थी। युद्ध में विजय होने के बाद वह राजा परास्त राजा की महिलाओं को अपना गुलाम बनाता था और तथा यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता था तो उसकी भी महिला को गुलाम बनाने की व्यवस्था की जाती थी। सबसे शर्मनाक बात ये थी कि उस दौरान बाज़ार में 14वीं शताब्दी में ख़ास तौर से महिला गुलामों की और दुधारू पशुओं की जो कीमत थी वह लगभग एक समान थी। एकांतता व प्री प्यूबर्टी मैरिजेज मुस्लिम महिलाओं पर लागू हुआ करता था। मुस्लिम महिलाओं पर शिक्षा को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन हाँ, इस सल्तनत पीरियड में एक अपवाद स्वरूप सुल्तान अल्तुतमिश की जो पुत्री रजिया थी, वह उसने तमाम पुरुषों के होने के बावजूद उन्होंने अपने शासन सत्ता अपने हाथ में ली और वह सल्तनत की पहली और अंतिम सुल्तान बनी। मुग़ल कालीन भारत में स्मृतियों को लागू करके रखा गया और इनकी व्याख्या महिलाओं के तमाम अधिकारों को और कड़ाई से प्रतिबंधित करने के लिए की गई तथा इसके साथ ही साथ बाल विवाह का प्रचलन बना रहा। लोअर कास्ट में ब्राइड प्राइस व हायर कास्ट में हम देखते हैं कि डाउरी
दहेज प्रथा अपने उस पर आ चुकी थी। ऐसे तो विधवा पुनर्विवाह पूर्णतया प्रतिबंधित था, लेकिन कुछ खास जातियों जैसे जाट, मेवाती व अहीरों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। इसके साथ ही साथ महिलाओं को खेती बाड़ी के साथ ही साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में भी सम्मिलित किया जाने लगा। मुगल काल सती प्रथा को रोकने का काल के रूप में भी देखना सही होगा, क्योंकि इस काल में सती प्रथा को रोकने के लिए अकबर ने निरीक्षकों की नियुक्ति की, जो महिलाओं को, जिन विधवाओं को जबरन सती करने का प्रयास किया जाता था, वह निरीक्षक इस पूरी कार्यवाही को अपनी तरफ से रोकने का पूरा प्रयास करते थे। इस काल में राजे महाराजे व राजघरानों के साथ ही साथ युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं के परिवारों तक भी सती प्रथा ने अपनी पहुंच बना ली, तथा इस प्रथा का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमें परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग होता रहा है वो मुंबई में, बंगाल में, मद्रास में व ख़ास तौर से यूपी के बनारस में सती प्रथा का जम करके इसका प्रयोग किया गया है। सती प्रथा को प्रचलित व लागू करने का जो एक विशेष कारण वो समझ में आता ये है कि इसके द्वारा विधवाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना था। इसी दौरान एक अपवाद में अहिल्याबाई होलकर, जो मराठा मालवा राज्य की रानी बनी, जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के उपरांत सती होने से इनकार कर दिया तथा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी व पितृसत्तात्मक समाज का पुरजोर विरोध किया। मैसूर राज्य की कवयित्री संची होनम्मा ने अपनी पुस्तक हडिबादेया धर्म के माध्यम से महिलाओं की दुर्दशा पर अपना प्रतिरोध दर्ज किया। इसके बावजूद मातृ सत्तात्मक समाज जैसे कुछ स्थानों जैसे केरल, उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया जैसी जातियों में पूर्णतया प्रचलित थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी प्रगतिशीलता को दर्शाते हुए महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के नियम को बदलते हुए यह नियम लागू किया कि विधवाएं अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के संपूर्ण संपत्ति की एकमात्र अधिकारिणी होंगी। अंत में अगर हम पूरी इस बात का कंक्लूजन अगर इसको लेके चलें तो हम पाएंगे कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू महिलाओं से काफ़ी बेहतर थी। इसके साथ ही साथ पितृसत्ता ने जातिवाद के साथ समाज में, धर्म में व राजनीतिक रूप से अपनी जड़ें बहुत मजबूत तरीके से जमा ली थीं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के तमाम अधिकारों को वर्जित व खंडित कर दिया गया था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। नमस्कार।